Hi everyone, this is Ankush. Welcome to my channel जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई एंड द क्लास वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बिलोंग्स टू द जलगांव। ओके, तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चैप्टर शुरू था उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने आपको पहले ही बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है नीट और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पहले वीडियो मैंने ये सेम इंस्ट्रक्शन आपको दी थी। ठीक है, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार एक इंस्ट्रक्शन में रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी कोई चार्ज डजेंट मैटर वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, राइट। पर जैसे ही वो चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्या ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, पर मेरा मैक्सिमम फोकस होता है मैग्नेटिक फील्ड पे। वैसे तो हमारे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। टॉर्क के बिट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए, व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेनेवर द चार्ज चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम इट इज इन मोशन इट प्रोड्यूसेस बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टॉर्क के मेथड से। अब ये टॉर्क होता क्या है, अब बीट को देखिए। सबसे पहले तो बीट को पढ़ते हैं। द नेम ऑफ बीट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क couple or the moment of force acts on the electric dipole when it is placed in uniform electric field। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ द सेम बीट इज बिलोंग्स टू द 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड इन बोथ स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी। मेरे लिए ये बीट बहुत ही मायने रखता है स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पर रखना है। सबसे पहले आपको ये देखते हैं कि बच्चों इस बीट का मोटो क्या है। मोटो ये है, इस बंदे का कहना क्या है, इस बीट का कहना क्या है। जब भी किसी डायपोल का मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ चार्ज। पेयर ऑफ चार्ज का मतलब होता है जोड़ी, जैसे हस्बैंड और वाइफ की होती है वैसे भी चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस के बीच में जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इनका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को सर क्या करने वाले, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने वाले। जब भी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो बच्चों वो घूमता है, वो आगे नहीं जाता। मैंने कहा घूमता है, रिपीट, वो आगे नहीं जाता, वो घूमता है। और आपको पता है जो चीज़ आगे जाती है उस पर फोर्स अप्लाई होता है, और जो चीज़ घूमती है उससे हम टॉर्क कहते हैं। तो हमें निकालना है, जब भी किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो घूमेगा, तो उसका टॉर्क का इक्वेशन हमें निकालना है। अब इक्वेशन निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी पोर्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सुनिए प्लीज, सबसे पहले तो काम करते हैं, कंसिडर एक इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास जिसका चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डायपोल को लेंथ एल प्लस एल 2L लिखे जाते हैं, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को सर क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने वाले हैं। आप इस डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, नंबर ऑफ चार्जेस राइट साइड में निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आगे जाएगी यूनिफॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड डिनोटेड बाय ई बार। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटा, देखिए ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने आपको पहले बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ है 2L। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इलेक्ट्रिक डायपोल को आपको हॉरिजॉन्टल प्लेस नहीं करना है, वर्टिकल प्लेस नहीं करना है, इसको आपको टेढ़ा प्लेस करना है। क्योंकि टेढ़ा होगा तभी ये फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस करेगा, और जब फ्लक्स लिंकेज होगा तभी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर आप बोलोगे कि सर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करके टॉर्क बनाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन वेरीफाई करके बताऊंगा। इसकी लेंथ है 2L, ऊपर का चार्ज है माइनस, नीचे का चार्ज प्लस है। डजेंट मैटर चार्ज कौन सा है, आपको तो पता है। जो भी कोई पैरामीटर टेढ़ा बनता है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। डायग्राम में देखिए, जो पहला कंपोनेंट सर बता रहे हैं आपको वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2L cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट 2L sin थीटा। तो जाहिर सी बात है थीटा बनेगा, थीटा के नज़दीक की साइड 2L cos थीटा, और थीटा की एडजेसेंट साइड होती है 2L sin थीटा। अब एक काम करते हैं, डायग्राम में जो ट्राइंगल दिख रहा है उसको मैं नीचे ले रहा हूँ। डायपोल की लेंथ है 2L, थीटा का साइड हो गया 2L sin थीटा, सॉरी cos थीटा, अपोजिट साइड होगी 2L sin थीटा। अब गुट्टे सर, मतलब मैं जब टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहता हूं बच्चों, तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट में। टॉर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस लेने के लिए परपेंडिकुलर पैरामीटर लेना पड़ेगा, और आप डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर पैरामीटर ये है, ये नहीं है, मैंने कहा ये है।
अगर ये परपेंडिकुलर पैरामीटर है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? जाहिर सी बात है 2l साइन थीटा को प्रायोरिटी दूंगा मैं, 2l कॉस थीटा को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं निकालना। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है, इट इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टो इज नथिंग बट एफ। मैंने आपको पहले ही बोला था ट्रायंगल में वर्टिकल पैरामीटर कौन सा था बच्चों? वो था 2l साइन ऑफ थीटा। क्योंकि सर ने 2l कॉस थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हॉरिजेंटल पैरामीटर है और टॉर्क में हॉरिजेंटल पैरामीटर का कुछ काम नहीं है। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते बेटा। आपको तो पता है डायग्राम में मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो की थी जो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बहुत दिनों से हम फार्मूला रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ई बार कैन बी रिटन एज एफ बाई क्यू। तो इससे मुझे एफ का फार्मूला मिला ई इंटू क्यू, क्योंकि ये क्यू चला गया फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस एफ के वैल्यू को यहाँ से उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ इंटू 2l इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया, एफ के जगह पे वैल्यू पुट की ई इंटू क्यू। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्यू का मतलब है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। अब एक काम करने वालों बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना है, इट्स 2l को और इट्स क्यू को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं आपको आगे पता चलेगा। मैंने इट्स 2l और क्यू को ब्रैकेट में लिखा, आपको मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसके पहले भी पढ़ा है। 2ql एक फार्मूला है किसका? डायपोल मोमेंट का, जिसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के तरह मैंने आपको बहुत बार बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट स्मॉल p बार। तो आप देख सकते हो इस 2ql को रिप्लेस करके मैंने लिखा p, तो इसका फार्मूला मिल गया टो इज इक्वल्स टू ई पी साइन थीटा। तो बच्चों इसको ऐसे रिमेम्बराइज मत कीजिए, आई इंसिस्ट इसको आप रिमेम्बराइज कीजिए। टो इज नथिंग बट ओनली पी ई साइन थीटा। आई रिपीट, टो का फार्मूला मिलता है पी ई साइन थीटा। वी नो दैट द टॉर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। आई रिपीट, द टॉर्क इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। ओके, तो ये मिल गया हमें सबसे फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है बच्चों कि जब भी किसी डायपोल को या पेयर ऑफ चार्जेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जाहिर सी बात है वो घूमेगा। क्यों घूमेगा बेटा? क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। बेटा टॉर्क तभी एक्ट होता है जब फ्लक्स लिंकेज होता है। आप बोलोगे सर फ्लक्स लिंकेज कब होता है? जब आप उसको टेढ़ा या वर्टिकल रखोगे। कोई बंदा मेरे पास आके कान में बोल रहा है कि सर मैं इसको हॉरिजेंटली प्लेस करूंगा, हॉरिजेंटली प्लेस करके काम नहीं बनने वाला। आपको एक तो उसको टेढ़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो वर्टिकल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों में फार्मूला मिला, इट इज़ नथिंग बट p इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। पर अगर मैं नीट या JEE के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ तो मैं इसके 2 कंडीशन आप सभी को बताना चाहूँगा। इतने भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुनिए, सपोज सर क्या कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हॉरिजेंटली प्लेस कर रहा हूँ। अब ये देखते कि बेटा अगर इसको हॉरिजेंटली प्लेस किया तो क्या हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है ना। अब उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे प्लेस किया। आप देख सकते हो डायपोल को प्लेस करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का एंगल नहीं दिख रहा, तो देखते हैं कि अगर थीटा नहीं बनेगा तो टॉर्क कितना बनेगा। जाहिर सी बात है हमने साइन थीटा लिया था, साइन ऑफ थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ जीरो, और साइन ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होती है मैथमेटिक्स के अनुसार। तो टॉर्क कितना मिलेगा? टॉर्क का फार्मूला था पी ई इंटू साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क का फार्मूला बनेगा पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो की वैल्यू होगी जीरो, तो ये जीरो पूरा इक्वेशन खा जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका टॉर्क जीरो मिला। दिमाग की बत्ती जलाइए, यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है। मैंने आपको पहले ही बोला था जब आप डायपोल को हॉरिजेंटली रखते हो तो टॉर्क नहीं बनता, वो घूमेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा वहाँ पे टॉर्क जीरो प्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स अगर आपको टॉर्क ऐड करना है बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको उसको हॉरिजेंटली नहीं रखना है। क्यों? अरे बेटा अगर आप हॉरिजेंटली रखोगे तो फ्लक्स लिंकेज वहाँ पे नहीं बनेगा। फ्लक्स लिंकेज नहीं बनेगा तो उसके ऊपर टॉर्क ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरी कंडीशन। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, अब मैंने हॉरिजेंटली रखा था ना बच्चों, अब सर उसको रख रहे हैं वर्टिकली। अब ये देखते कि वर्टिकली रखने के बाद क्या होने वाला है। होगा तो बहुत कुछ, देखते क्या होगा। ये रख दिया सर ने इलेक्ट्रिक डायपोल वर्टिकली। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बच्चों कितना एंगल बना रहा है। एंगल बना रहा है 90 डिग्री।
हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया था, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 90। मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो टॉर्क कितना मिलेगा, टॉर्क का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छी तरह से याद किया था, पी ई साइन थीटा इट इज़ नथिंग बट पी इंटू वी साइन ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मुझे फार्मूला मिला सिर्फ पी ई यूनिट है न्यूटन मीटर। यहाँ से एक आपका फंडा क्लियर होता है बेटा। अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर मिनिमम टॉर्क कब होता है, जब एंगल 0 होता है, पर मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। इससे क्या क्लियर हो गया बच्चों, इससे क्लियर ये हो गया अगर आप हॉरिजेंटली डायपोल प्लेस करोगे तो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अगर आपको काम बनाना है या टॉर्क प्रोड्यूस करना है या उस डायपोल को घुमाना है, तो बेटा आपको एक तो उसको इंक्लाइन रखना पड़ेगा, नहीं तो वर्टिकली रखिए, क्योंकि वर्टिकल में टॉर्क 0 नहीं मिलता। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स पढ़ना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी पोर्शन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए प्लीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप बोलोगे कि सर ये फैक्टर्स कैसे निकालो। अरे भाई, फैक्टर्स निकालना मतलब रट्टा मारने का काम नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फार्मूला मैंने आपको अभी पढ़ाया था, टॉर्क इज नथिंग बट पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। टॉर्क इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। तो जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे 3 फैक्टर दिख रहे हैं, तो मैं तीनों भी फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सर फैक्टर किसके लिख रहे हैं बेटा, सर फैक्टर लिख रहे हैं टॉर्क के। तो 3 फैक्टर कौन से है, सबसे पहला फैक्टर बनेगा P, उसके बाद बनेगा E, उसके बाद बनेगा थीटा। P का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका मतलब आपका टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद बनेगा E का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई रिपीट, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और थीटा का मतलब होता है बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस किस के बीच में होता है बेटा, अरे ये होता है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जाहिर सी बात है, अगर थीटा नहीं होगा तो टॉर्क नहीं बनेगा, थीटा होगा तभी टॉर्क बनेगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। दैट मीन्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके 3 फैक्टर कॉपी करना है। हमारा जो टॉर्क है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पी ई एंड साइन ऑफ थीटा। इसको आप थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी कंसेप्ट पॉज हो जाती है जिसका नाम था टॉर्क का प्रोडक्शन। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ये जो नेक्स्ट बिट है ना बच्चों, ये 11th स्टैंडर्ड के अनुसार इस चैप्टर का लास्ट बिट माना जाता है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो मैं 1 या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा बिट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, नीट और जेडब्ल्यू एंड सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन है क्या। एक्चुअली थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन माना जाता है, पर बहुत ईजी है अगर आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे रखोगे। ये एक्सप्रेशन आपके दिमाग में कैसे भी टना है मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। सर ने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल E, इसके ऊपर आप बार लिखते हो तो भी चलेगा। एट अ पॉइंट, मैंने कहा एट अ पॉइंट, ऑन द एक्सिस, मैंने कहा ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों पहले कंसेप्ट को पढ़िए, देखिए ये एक्सप्रेशन हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद हम इसको लिखना सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। चलो रीड करते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा थोड़ा IMP बीटेक स्टेट बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको नॉर्मली कभी पूछा नहीं जाता, पर मैंने IMP क्यों लिखा है, क्योंकि आपके 11th में जो एट द एंड ऑफ द सेशन एग्जाम्स होते हैं, इसमें मे भी ये पूछा जा सकता है। अब ये देखते हैं कि इसमें निकालना क्या है। सर को ध्यान से सुनना है बेटो। सबसे पहले सर को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब वी हैव टू टारगेट, हमें यहाँ पे टारगेट दिया है बच्चों, तो चलो यहाँ पे मोटो डिसाइड करते हैं। सर को निकालना है ई बार का मेन इक्वेशन पर कब, एक ऐसे पॉइंट के लिए। क्या कहा मैंने, ई बार का इक्वेशन सर को निकालना है एक पॉइंट के लिए, पर कब,
जब वो पॉइंट कहाँ पे प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम का मतलब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन का मतलब कंसिडर एंड सपोज। और उस पॉइंट के ऊपर आपको ई बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट कहाँ पे प्लेस करना है बच्चों आपको ये पॉइंट पर प्लेस करना है इलेक्ट्रिक डायपोल। आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल को डायपोल एक्सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना पड़ेगा। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला है, किसी भी एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग डायग्राम से होती है। अगर आप डायग्राम एक्यूरेट याद रखते हो या रिमेमराइज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका एक्सप्रेशन निकालना बहुत ईजी हो जाता है। बंदा डायग्राम ही सही नहीं निकाला तो एक्सप्रेशन कहाँ से सही होगा भाई? कॉमन सेंस की बात है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू। डजेंट मैटर, आप कोई भी चार्जेस ले सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था इलेक्ट्रिक डायपोल की जो बेटा लेंथ होती है वो होती है 2l। ठीक है, अब मैं उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ। तो सपोज कीजिए एज्यूम अ पॉइंट P। आई रिपीट, एज्यूम अ पॉइंट P ऑन डायपोल एक्सिस। इसका मतलब बेटा जो हॉरिजेंटल एक्सिस मैंने पढ़ाया था ना आपको, उस हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर सर एक पॉइंट P इमेजिन कर रहे हैं। और हमारा टारगेट क्या है बेटा? उसी पॉइंट P के ऊपर सर को निकालना है ई बार का फार्मूला। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट P अंदर लेना है या बाहर लेना है? आपकी मर्जी, आप जिधर लेना है ले सकते हो। मैं बोलूँगा बाहर लीजिए, क्योंकि आप अंदर लोगे तो डायग्राम बहुत कंजक्टेड बनेगी, और डायग्राम कंजक्टेड बने के लिए तो समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं उसको थोड़ा बाहर लेता हूँ। ठीक है, कैसे बाहर लेना मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखिए प्लीज़। ओके, तो ये है बेटा डायपोल और उससे कहेंगे हम डायपोल एक्सिस। ठीक है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। सपोज ये बेटा प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। आप किसी को भी प्लस क्यू और किसी को भी माइनस क्यू ले सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस बुक को फॉलो करूँगा। सपोज ये पहला चार्ज जो है उसको निगेटिव लेंगे, जो दूसरा चार्ज है उसे हम पॉजिटिव लेंगे। आपको बताया डायपोल का जो सेंटर से जो लाइन गुजरती है बेटा, आई रिपीट, जो लाइन सेंटर से गुजरती है उसे हम इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है इसके पहले। इक्विटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी वर्टिकल लाइन जो डायपोल के दो इक्वल टुकड़े करेंगे, जैसे हम पिज्ज़ा के टुकड़े करते या केक के टुकड़े करते इक्वल सेक्शन में बांटने के लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं डायपोल की लेंथ। लेफ्ट वाली लेंथ होती है L सेंटर से, हाँ, राइट वाली लेंथ होती है L। तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस बनेगा L + L। तो ये बने मेरे डायपोल के एग्जैक्ट डायग्राम। अब आते हैं थोड़ा पॉइंट पे। अब मुझे पॉइंट P एज्यूम करना है बेटा। आप P अंदर एज्यूम कीजिए या बाहर एज्यूम कीजिए, आपकी मर्जी है। राइट में लीजिए, लेफ्ट में लीजिए। तो रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे। ये लिया सर ने एक एक्स्ट्रा चार्ज, ये पॉइंट P। अब आप बोलोगे सर ये चार्ज कौन सा है बेटा? ये यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू 0 कूलम नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 1 कूलम। अगर आप 1 कूलम नहीं लोगे तो भी चलेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, मेरा काम है आपको बताना। अब प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट P डायपोल से कितना दूर है ये हमें पता नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट P पे मुझे ई बार का फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब ई बार का फार्मूला निकालेंगे आराम से, टेंशन मत लीजिए। पहले तो ये देखते हैं कि पॉइंट P कितना दूर है डायपोल से। प्रॉब्लम ये है कि आप P का डिस्टेंस इधर से लोगे या P का डिस्टेंस इधर से लोगे, गारंटी नहीं है ना। तो एक काम कीजिए ना बच्चों, इधर से भी मत लीजिए, इधर से भी मत लीजिए, उसका डिस्टेंस लीजिए सेंटर से। दैट मीन्स अगर इसका डिस्टेंस मैं सेंटर से देखता हूँ तो बच्चों इसका डिस्टेंस आएगा स्मॉल r। r is the distance made between the unit charge with respect to the center of electric dipole। I repeat, center of electric dipole। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इससे लेंगे या इससे लेंगे, तो सबसे बेटर सजेशन क्या है? सेंटर से लीजिए बेटा। हाँ बेटा, ये जो पॉइंट चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है, रिपल्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इफेक्ट इसका भी होगा और इसका भी होगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका होगा तो इसका क्यों नहीं होगा? अरे भाई इसका भी होगा ना। इसका मतलब सर को एक ऐसा ई बार निकालना है जो ई बार दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें शो करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो पॉइंट P चार्ज है बेटा, इसके ऊपर प्रोजेक्शन एक का नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा और इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। मैं अकेले का नहीं ले सकता, मुझे दोनों का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे डायग्राम। अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिए। एक्सप्रेशन बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा मैथमेटिकल का यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। हमें ऑलरेडी एक चीज़ पता है, वी नो दैट, आई रिपीट, वी नो दैट
अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी बार का फार्मूला पढ़ाया था। पी बार का फार्मूला क्या था? इट्स नथिंग बट 2 QL, यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था किलोमीटर। ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आगे चल के मे भी इसका यूज़ हमें हो सकता है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। भूलिए मत बेटा, हमें निकालना है ई बार। अब इस ई बार का इन्फ्लुएंस इस पे भी है और इस पे भी है, तो एक काम करेंगे, दोनों के लिए लेंगे, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू मेन वैल्यू ऑफ ई बार, याद है ई बार का हमने एक फार्मूला याद किया था, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन ऑफ कूलोम्स लॉ, ई बार इज नथिंग बट 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डी का स्क्वायर। ओके, घबराइए मत। फॉर एग्जांपल कंसिडर करके चलिए कि यहाँ पे डायलिटिक मीडियम एयर है। अगर आप डायलिटिक मीडियम एयर है तो इसकी वैल्यू 1 एज्यूम कर सकते हो। आपको 1 लेना है तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, उतना कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस का स्क्वायर लिया जाता है और डायग्राम में सर ने डिस्टेंस क्या लिया है? आर लिया है। तो एक छोटा सा काम कीजिए मेरे लिए, डी स्क्वायर को रिप्लेस करके आर स्क्वायर लीजिए। ठीक है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0, वैल्यू बन गई बेटा Q अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन के मैं 2 टुकड़े करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट पहले के साथ E1 का बार, इसका इफेक्ट दूसरे के साथ E2 का बार। चलो स्टार्ट करें फिर। लेट E1 बार इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट चार्ज। बेटा पहला चार्ज मतलब कौन सा? जो सर ने लेफ्ट में प्लेस किया था। आपको पता है लेफ्ट में कौन सा चार्ज था बेटा? माइनस क्यों था? तो मैं किसका डिस्टेंस लोगे बेटा? आप इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस लोगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर आप इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस देखते हो तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा? पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, बाद में मुझे बता देना, ठीक है ना। देखिए फिर, E1 बार कैन बी रिटन एज, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है 1/4 पाई के इंटू एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है बेटा? माइनस है ना, तो माइनस ही लेना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये कि डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, हमें इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये आर है और ये एल है बेटा, तो मुझे दोनों की एडिशन लेनी पड़ेगी ना। तो डिस्टेंस कितना होगा? आर या आर प्लस एल, तो बच्चे बोलेंगे आर प्लस एल। याद है हमें डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ता है, तो सर ने ले लिया आर प्लस एल ब्रैकेट का स्क्वायर, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली हम E2 बार का भी लिखेंगे। सिमिलरली E2 बार इक्वेशन किसके लिए बेटा? फॉर, पहला चार्ज तो हो गया, बचा कौन सा? दूसरा चार्ज। बेटा अगर सर ने पहला चार्ज माइनस क्यों लिया है तो कॉमन सेंस की बात है, दूसरा चार्ज क्या होगा? प्लस क्यों। तो देखिए E2 बार की वैल्यू क्या आएगी? इट इज़ नथिंग बट 1/4 पाई के इंटू एप्सिलॉन 0, ये आएगा प्लस क्यों। अब डिस्टेंस का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस निकालोगे कैसे? अब आपको डिस्टेंस इन दोनों के बीच में का चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट डिस्टेंस तो पता नहीं है। तो एक काम करेंगे बेटा, ये 2 डिस्टेंस देखिए, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब हम क्या करेंगे? सुनिए, ये बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये आपको इतना मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? इस छोटे से डिस्टेंस को निकालने के लिए सर क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। जैसे पहले आर प्लस यल आया था ना, तो अब आएगा आर माइनस यल ब्रैकेट का स्क्वायर, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इसको दे दिया सर ने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले मुझे E1 बार का मिला, उसके बाद मुझे E2 बार मिला। इसका मतलब उस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट पहले चार्ज पे भी था और दूसरे चार्ज भी था, पर हमारा टारगेट क्या है? सर को सिर्फ ई बार निकालना है पॉइंट पी का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हैंस टोटल ई बार निकालना है। आप बोलोगे सर टोटल ई बार किसका है? ये बेटा मेरा और आपका नहीं, ये पॉइंट पी का है। तो सर ने पहले बोला था टोटल ई बार निकालने के लिए दोनों भी E1 बार एंड E2 बार की आपको सम लेनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक सम। तो काम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, वैल्यू कॉपी करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर मैं 2 इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो बेटा ये कॉमन निकला ना, 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 में एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। और क्या कॉमन निकला बेटा? क्यू कॉमन निकला। मतलब ये भी कॉमन निकला और क्यू भी कॉमन निकला। बाकी सारे टर्म में अलग ब्रैकेट में यूज पुट कर दूंगा। यहाँ से क्या होगा? आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। इतना शॉर्टकट तो आप यूज़ कर ही सकते हो।
तो ई बार इज नथिंग बट सर ने क्या बोला, क्या कॉमन निकला, 1/4π k ε0 कॉमन निकला और एक चार्ज कॉमन निकला। बचा क्या, बचा -1/r+l ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, +1 डिवाइड बाय r-l ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बहुत इजी टर्म है, थोड़ा मैथमेटिक्स का फंडा है। जब तक आप इक्वेशन को तोड़ोगे नहीं तब तक आपको फाइनल इक्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, Q/4πk∈0। बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस ये प्लस, एक काम कीजिए प्लस को इधर ले आइए और माइनस को उधर लेके जाइए, तो ये 1 इधर आ जाएगा, 1/r-l ब्रैकेट का स्क्वायर -1/r+l ब्रैकेट का स्क्वायर। बच्चों अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था एक्सप्रेशन दिखने में बड़ा है पर इतना कोई दम नहीं है उसके अंदर। तो ये बार कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिए, Q/4πk∈0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा सुनिए, r+l ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस जैसा का वैसा r-l ब्रैकेट का स्क्वायर, दो टोटल टर्म इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब r+l ब्रैकेट का स्क्वायर और r-l ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ई बार इज नथिंग बट Q/4πk∈0 इन ब्रैकेट। बच्चों आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। इसको तोड़ोगे कैसे, ये तो एक मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक फार्मूला है जो बचपन में पढ़ा है हमने, a+b ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, फार्मूला यूज़ कीजिए फिर, a² + 2ab + b² माइनस दूसरे ब्रैकेट में, ये भी बचपन में पढ़ा है, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो ये बन गया a² - 2ab + b² ब्रैकेट इज क्लोज, द टोटल टर्म इज डिवाइडेड बाय। बच्चों एक काम करने वाला हूँ मैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप। तो बड़े ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, r+l, और ये ब्रैकेट में आएगा r-l, और इन दोनों का कॉमन स्क्वायर सर ने यहाँ पे ले लिया। ऐसा क्यों ले लिया, सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए। अब एक काम कर दे बेटा, ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, इस माइनस को थोड़ा अंदर लेके जाते हैं, कि जब तक आप इसको अंदर नहीं लेके जाओगे वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो रिमेनिंग टर्म ई बार इज नथिंग बट Q/4πk∈0 r² + 2rl + l²। बेटा माइनस को अंदर लेके जाइए, r² माइनस माइनस क्या हो गया, +2rl माइनस प्लस क्या हो गया, -l²। द टोटल टर्म इज डिवाइडेड बाय, सेम टर्म कॉपी करता हूँ मैं, ये बना r+l, ये बना r-l, ये बना ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज। अब बेटा देखिए मैंने इक्वेशन को तोड़ा। अब देखिए बच्चों कैंसिल क्या होगा, +r² -r² गेट कैंसिल, +l² -l² गेट कैंसिल, 2rl कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उनके एडिशन लेनी पड़ेगी। 2rl + 2rl को आप रिप्लेस करके लिख सकते हो 4rl। तो चलो लिख लेते हैं फिर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 2rl + 2rl कैन बी रिटन एज 4rl डिवाइडेड बाय, आप थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी का फार्मूला रीड कर रहा हूँ, a + b a - b, आई रिपीट a + b a - b। आपको पता है मैथमेटिक्स के अनुसार a + b a - b किसका फार्मूला है, a² - b²। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। a² - b² को मैं कैसे लिखूँगा, r का स्क्वायर -l का स्क्वायर, और बेटा ये मत भूलिए इसका ये स्क्वायर अलग से, ये स्क्वायर मैंने जैसा का वैसा कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ छोटा, क्योंकि मैं फाइनल इक्वेशन के नज़दीक हूँ। 1/4πk∈0। बेटा आप इस 4 को तोड़िए, कैसे तोड़ोगे, इस 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2। अब ये जो क्यों था नज़दीक लेके आइए, एल नज़दीक लेके आइए, और ये जो आर है थोड़ा साइड में लिखिए। तो टोटल टर्म इज डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को कॉपी पेस्ट कीजिए, r² - l² ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज। बच्चों दिमाग के ढक्कन खोलिए और देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये 2ql किसका फार्मूला है, याद आया, ये 2ql फार्मूला है p बार का। p बार का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आई रिपीट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बच्चों फार्मूला क्या मिलेगा फिर, तो फार्मूला देखिए कैसे मिलेगा,
ई बार कैन बी रिटन एज 1/4 के एप्सिलॉन 0, ये 2 की यूनिट को रिप्लेस करके सर ने लिखा पी बार, पी भी लिख सकते हो आप, इन 2r डिवाइड बाय सेम टर्म, इट इज़ नथिंग बट आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर ब्रैकेट का स्क्वेयर। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पे पॉज हो गया। अगर आप सोचोगे कि सर मैं इसको तोड़ूंगा तो तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को रिप्लेस करके लिख सकते हो 10 × 9 × 9 जो मैंने आपको बताया था। तो ये मिला सर को फाइनल इक्वेशन एट कौन से पॉइंट के लिए बेटा, एट पॉइंट पी के लिए। पर कब, जब सर ने उस पॉइंट पी को कहाँ पे प्लेस किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। तो देखिए फार्मूला रिमेम्बराइज कीजिए, इतना भी कोई लेंदी फार्मूला नहीं कि आप इसको रिमेम्बराइज नहीं कर सकते। तो फार्मूला मिलेगा ई बार इज नथिंग बट 1/4 के एप्सिलॉन 0 2 × P × R डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था ये दिखने में बहुत लेंदी दिखता है, पर इसमें इतना कोई बड़ा दम नहीं है। कैसे, मैं आपके एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायग्राम निकाली। आप डायग्राम में देखिए थोड़ा, मैंने सबसे पहले पॉइंट पी इमेजिन किया। ये पॉइंट पी का डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, सेंटर से। डिस्टेंस क्या है बेटा, आर है, बराबर है ना। अगर आप इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये बनेगा आर प्लस एल, पर अगर आप इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो बनेगा आर माइनस एल। दैट मीन्स अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो इसका इन्फ्लुएंस इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, मतलब आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, E1 बार एंड E2 बार। ठीक है, नाउ सी, सबसे पहले मैंने ई बार का फार्मूला लिखा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया, डिस्टेंस स्क्वायर के जगह पे मैंने आर स्क्वायर लिया। आप ले सकते हो, अगर आपको डी स्क्वायर रखना है तो रखिए, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब सर ने क्या किया, सबसे पहले E1 बार की वैल्यू निकाली। E1 बार किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, लेफ्ट वाले चार्ज को जो माइनस था। तो E1 बार का फार्मूला लिखा 1/4 के एप्सिलॉन 0, चार्ज माइनस था इसलिए माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर प्लस एल ब्रैकेट का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला मिला आर माइनस एल ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे आपको डिवाइडेशन देना होगा, यूनिट है दोनों का सेम, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद सर ने क्या किया, सर को रिजल्टेंट ई बार निकालना था, मतलब टोटल। कौन से पॉइंट के लिए, पॉइंट पी के लिए। तो मैंने दोनों की एडिशन ले ली। दोनों की एडिशन लेने के बाद आप देख सकते हो चार्ज कॉमन निकला, 4 के एप्सिलॉन 0 कॉमन निकला। राइट साइड में देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। सॉल्व करने के लिए प्लस इधर आ गया, माइनस इधर गया। सर ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ब्रैकेट को तोड़ा, फार्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फार्मूला यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने माइनस को अंदर लेके गया, आर स्क्वायर गेट कैंसल, एल स्क्वायर गेट कैंसल। आप देख सकते हो बेटा ये 2rl प्लस ये 2rl कितना बन गया, ये बन गया 4rl। तो मैंने 4rl को कॉपी किया और मैंने 4 को तोड़ा। 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, तो ऑलरेडी आपको पता है 2 × Q × L को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब P बार। ये लिखा सर ने P बार, और ये मिल गया आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सच पॉइंट व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल एक्सिस। वैसे आप 1/4 के एप्सिलॉन 0 को रिड्यूस करके 9 × 10⁹ लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आप वो न्यूमेरिकल में जब आएगा तब आप लिखना। हाँ, अगर उसी वैल्यू में अगर डायरेक्टिक मीडियम दिया है तो आप उसी वैल्यू को के से डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर फ्री स्पेस दिया गया है तो डायरेक्टली 9 × 10⁹ लीजिए, पर अगर आपको मीडियम दिया जाता है लाइक माइका, लाइक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक सिरेमिक, लाइक पेपर, तो आप उसी वैल्यू को के से डिवाइड कर सकते हो। मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला था। ओके, सो गाइज दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा सिर्फ NCERT बेस, जिसमें मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा पैसिव एलिमेंट एंड कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, घबराइए मत। अगर आज के सेशन में या इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे 9370988550 पे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।